गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को लेके है। हमने आपसे पहले दो एप्लीकेशन पढ़ रखी, एक तो स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना और दूसरा लार्ज लीनियर चार्ज कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। उसी सीरीज़ के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट की हेल्प से। हमारे पास कोई एक बहुत बड़ी शीट है, इसे हम इनफाइनाइट लार्ज भी लिख सकते हैं, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब एक्चुअली तो ये है कि भाई कोई भी शीट इनफाइनाइट लार्ज तो हो नहीं सकती, तो हम उसे कब कंसिडर करेंगे कि वो इनफाइनाइट लार्ज है। इनफाइनाइट लार्ज होने का मतलब ये है कि अगर शीट का जो साइज़ है, इसके जो डायमेंशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो, किसके कंपेरेटिव, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसकी डिस्टेंस के कंपेरेटिव। मान लिया इस शीट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी एक पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस आर है ये काफ़ी छोटी होनी चाहिए इसके डायमेंशंस के कंपेरेटिव, तब हम मान सकते हैं कि ये शीट इनफाइनाइट लार्ज है। तो मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसे निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा गॉस थ्योरम का। कैसे यूज़ करेंगे भाई, हमें पता है कि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब एक क्लोज गॉसियन सरफेस होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। मान लिया मेरे पास ये कोई शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होंगी वो सरफेस के नॉर्मल होंगी और कभी एक दूसरे को काटने की भी नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ कोई चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएँ। ऐसे क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे होने से क्या होगा कि एक तो ये सरफेस के नॉर्मल नहीं रहेंगी और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को काटेंगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज़ में है ही नहीं। क्योंकि अगर ये काट देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी किसी एक पॉइंट पे। तो इस वजह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी सरफेस के नॉर्मल होगी। अब नॉर्मल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ के चार्ज का यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो उसके सामने होगा, मतलब जहाँ से नॉर्मल ये लाइंस जो हैं ये पास हो रही होंगी। तो इस वजह से जब मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा तो मैं केवल इतने ही एरिया का ध्यान रखूँगा, क्योंकि इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ आने की ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और वो गॉसियन सरफेस इस तरह से सरफेस से पास होके जाएगी। अच्छा, जैसे ये पॉइंट इधर हो सकता है ऐसे ही आर डिस्टेंस पे पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम ध्यान रखेंगे कि ये गॉसियन सरफेस जो है इसके आर पार होगी। ठीक है, तो ये हमने बना ली एक गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस तो हमने बना ली, सपोज इसका जो एरिया है वो डी ए है, तो इसका भी एरिया डी ए होगा इस वाली सरफेस का। तो इसका सरफेस एरिया डी ए और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इधर डायरेक्शन में होगा। तो डी ए वैक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ये भी डी ए, क्योंकि जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका और उतना ही एरिया इसका। तो दो सरफेस तो हमारे पास होगी। एक एक और मैं एरिया एलिमेंट ले रहा, जैसे मैंने लीनियर चार्ज कंडक्टर में लिया था कि भाई अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, मान लिया मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो मैं तीन एरिया एलिमेंट लूँगा, एक इस वाले फेस पे, एक इस वाले फेस पे और एक कर्ड फेस पे। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। सपोज यहाँ से जो फ्लक्स लिंक होगा वो φ1 है, यहाँ से फ्लक्स लिंक होगा वो φ2 है, यहाँ से जो फ्लक्स लिंक होगा वो φ3 है। अभी मैंने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो मेंशन कर दी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी सरफेस के नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा और इधर इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं इस वाले φ1 के लिए देखूँ तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ जो थीटा बनेगा 0 डिग्री का। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 होगा 1। बिल्कुल इसी तरह से एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, 0 डिग्री का। तो फिर यहाँ भी cos थीटा कितना होगा, 1 होगा। लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये और एरिया वेक्टर ये, तो यहाँ थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो 90 बनेगा तो cos 90 कितना होगा, cos 90 हो जाएगा हमारा 0। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, टोटल फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स निकलेगा हमारा टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स होगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3। φ1 कितना होगा, φ1 होगा हमारा
ई डी ए कोस 0 डिग्री, और इसी तरह से फाई 2 कितना होगा, वो भी होगा ई डी ए कोस 0 डिग्री, और फाई 3 होगा ई डी ए कोस 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी ई डी ए, इसकी वैल्यू भी ई डी ए, और इसकी वैल्यू आएगी 0। डी ए से मतलब है स्मॉल एरिया, ठीक है। डी का केवल इतना ही सिग्निफिकेंस है कि ये स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई कितना बना टोटल, वो बना ई डी ए और ई डी ए जुड़ के 2 ई डी ए, क्योंकि थर्ड वाला तो हो गया 0। नाउ अगर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें हम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होना चाहिए चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो इस वाले हिस्से पे चार्ज होगा, सपोज वो चार्ज है डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए, इस पे बाहर बहुत सारा चार्ज होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, लेकिन मुझे केवल इतने हिस्से पे चाहिए जो डी ए वाला एरिया है। तो मान लिया इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू है। देन अगर इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू ये भी हुई गॉस थ्योरम के हिसाब से, और फ्लक्स हमने ये भी कैलकुलेट किया होगा, तो 2 ई डी ए किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आएगी, ये बन जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए, तो मैं एक साथ रखता हूँ, और 1 अपॉन ये 2 और एप्सिलॉन नॉट ये एक साथ रखता हूँ। इसका रखने का कारण ये है क्योंकि डी क्यू मतलब चार्ज अपॉन डी ए मतलब एरिया, चार्ज अपॉन एरिया बनता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं चार्ज अपॉन एरिया, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसी लार्ज शीट की वजह से जो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती ही नहीं भाई, ये जो आर डिस्टेंस थी इस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 0 के। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सपोज इस एक्सिस पे मैंने आर रिप्रेजेंट करा और इस वाले एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती ही नहीं, डिपेंड नहीं करती, तो इसका ग्राफ जो होगा वो डिस्टेंस वाले एक्सिस के पैरेलल